हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में स्टडी करी थी। उसके बाद हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें हमने चार पार्ट्स में इसको कैटेगराइज किया था: मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स और कोवलेंट सॉलिड्स, जिसको हमने नेटवर्क सॉलिड भी कहा था। तो इस तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कस किया था स्पेस लैटिस के बारे में। ठीक है, ये स्पेस लैटिस आपका 2 डायमेंशनल भी हो सकता था और 3 डायमेंशनल भी हो सकता था। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको 2 डायमेंशनल लैटिस के बारे में बताया, ताकि आप 2 डायमेंशन को 3 डायमेंशन के साथ रिलेट करके 3 डायमेंशनल क्रिस्टल को आसानी से समझ पाओ। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था 2 डायमेंशनल लैटिसेस। ठीक है, जिसमें मैंने 2 डायमेंशनल यूनिट सेल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें स्क्वायर लैटिस है, रेक्टेंगुलर लैटिस है ना, पैलोग्राम लैटिस, रोम्बिक लैटिस, हेक्सागोनल लैटिस। और 2 डायमेंशन में ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं, ये किस तरीके से अरेंज रहते हैं। एक 2 डायमेंशनल यूनिट सेल रिपीटेशन के बाद किस तरीके से एक 2 डायमेंशनल लैटिस जनरेट करता है, इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल से बताया था। तो आज हम लोग करने वाले हैं 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, जिसका फिगर मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, बनाना भी सिखाया था मैंने किस तरीके से 3 डायमेंशनल क्रिस्टल बनाएंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देखें, क्योंकि जो ये 3 डायमेंशनल लैटिस है, ये किससे बनता है? अल्टीमेटली यूनिट सेल्स के रिपीटेशन से बनता है। जब आपके यूनिट सेल्स बार बार 3 डायमेंशन में रिपीट होते हैं ना, तो तब आपका बनता है 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, क्योंकि ये जो यूनिट सेल्स है ना, इन्हीं के रिपीटेशन से आपका क्रिस्टल बन रहा है। अब आप में से कोई पूछेगा कि सर ये क्रिस्टल और लैटिस ये दोनों डिफरेंट हैं या फिर एक है? देखिए, एक ही है। ठीक है, या तो आप क्रिस्टल बोलो या तो फिर आप लैटिस बोलो, दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, सबसे पहले आप लोगों को अगर कोई भी लैटिस फॉर्म करना है, ठीक है, यानी कि कोई भी लैटिस अगर आपको फॉर्म करना है, तो आपको यूनिट सेल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि यूनिट सेल्स के बार बार रिपीटेशन के बाद ही लैटिस फॉर्म होता है। तो एट फर्स्ट आप लोग पढ़ने वाले हो अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, तो देखिए, ये आपके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिमिटिव, या इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, या तो प्रिमिटिव बोलेंगे या तो सिंपल यूनिट सेल। और सेकंड जो होता है आपका नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं सेंट्रल यूनिट सेल्स। जान लेते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल्स किनको बोलते हैं। दीज आर यूनिट सेल्स विच हैव पॉइंट्स और पार्टिकल्स ओनली एट कॉर्नर्स, यानी कि आपके जो लैटिस पॉइंट्स होंगे ना, वो केवल और केवल कहाँ होंगे? कॉर्नर्स पर होंगे। तो उन्हीं को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। अभी इनका फिगर बना करके मैं समझाऊंगा, तब पता चलेगा। बहरहाल आप इतना समझ लो, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें लैटिस पॉइंट्स यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर होते हैं। अब अगर नॉन प्रिमिटिव की बात करें, या जिनको हम सेंट्रल यूनिट सेल्स बोलते हैं, तो इनमें होता क्या है कि जो यूनिट सेल्स होते हैं, ये इस प्रकार के जो यूनिट सेल्स होते हैं, इनमें जो लैटिस पॉइंट्स है ना, कॉर्नर के साथ साथ कॉर्नर के साथ साथ इनके अपोजिट फेसेस में भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसको कैटेगराइज करें तो कितने तरीके के ये होते हैं नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं यूनिट सेल। पहला होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकंड होता है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड की अगर बात करें, तो इस प्रकार के यूनिट सेल्स में लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर्स पर तो होते ही हैं, कॉर्नर्स के साथ साथ इन विच द पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर्स ऑफ ईच फेस, यानी कि प्रत्येक फेस के सेंटर्स पर होगा। जैसे आप अपने रूम को एज्यूम करो, है ना, इमेजिन करो कि आप जिस रूम पर बैठे हो, उसमें टोटल कितनी दीवारें हैं? 4 दीवारें होंगी। ठीक है, 4 दीवारें होंगी, एक छत होगा और एक नीचे फर्श होगा। तो टोटल आप फेस को गिन लो, कितने फेस हुए?
8 फेस होंगे, है ना। 8, 4 तो इस तरीके से वॉल होंगे, आगे पीछे दाएं बाएं देखो, ये 4 वॉल्स हैं। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 फेसेस होंगे, इसका ध्यान देना। अगर अपने रूम पे बैठे हो जहाँ पर भी, वहाँ पर देख लो, फर्श हो गया, उल्टी छत, दो दो फेसेस हो गए, और 4 दीवारें होंगी, टोटल 6 हो गए, 6 फेसेस। ठीक है। यूनिट सेल कुछ इस तरीके से होता है, समझ लो जैसे आप अपने कमरे में बैठे हो ना, तो ये कमरा एक क्यूब के अगर आकार का है, क्यूब अगर समझ समझ सकते हो उसको, तो ये एक यूनिट सेल भी इसी तरीके से होता है। अब देखो जो आयंस होते हैं ना, आयंस मॉलिक्यूल्स या वेरियस जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो कॉर्नर्स पर होते हैं, इस तरीके से कॉर्नर्स, उनके अरेंज होने का तरीका होता है ना, एक दूसरे से इस तरीके से अटैच रहते हैं कि आप स्मॉलेस्ट यूनिट को अगर निकालना चाहो तो वो कुछ इस तरीके का आपका सेल के फॉर्म में निकल के आएगा। चलो अभी फिगर देखोगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर तो होंगे, उसके साथ साथ अपोजिट फेसेस में भी होंगे। ठीक है। देखो इंड सेंटर्ड में, सॉरी मैंने जल्दी इंड सेंटर्ड पहले बता दिया, चलो कोई नहीं। इन विच द पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर्स ऑफ टू अपोजिट फेसेस, यानी कि दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पर होना चाहिए। किनारों पर तो होंगे होंगे, कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ कहाँ होंगे, अपोजिट फेसेस में भी होंगे। ठीक है। चलो अब देख लेते हैं बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, मैंने इंड सेंटर्ड पहले बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर्स पर तो होंगे, लेकिन एक ऐसा भी पार्टिकल होगा ना, ऐसा भी पार्टिकल होगा जो उस पूरे यूनिट सेल के कहाँ होगा, उसके बॉडी के सेंटर्ड में होगा, सेंटर में। ठीक है। चलो अब फिगर के थ्रू इसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम्स क्या होते हैं। अब देखिए, मैं देखो इनको फिर पढ़ेंगे, देखो इंड सेंटर्ड, ये सब 7 क्रिस्टल के अंदर ही आएंगे। देखो किस तरीके से आते हैं, जो है ना, मैं बताऊँ आपको। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कितने तरीके के हुए, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, दो तरीके के हुए। प्रिमिटिव में आपने क्या कहा, जो लेटिस पॉइंट्स होंगे कहाँ होंगे, क्रिस्टल के या फिर आपके यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर होंगे। ठीक है, यूनिट सेल के कहाँ होंगे, कॉर्नर पर होंगे। नॉन प्रिमिटिव में क्या होंगे, कॉर्नर्स के साथ साथ अपोजिट फेसेस में भी होंगे, यानी कि फेसेस में भी होंगे आपके, फेस समझ रहे हो ना। ठीक है, जो यूनिट सेल है उसके फेसेस में भी होंगे नॉन प्रिमिटिव में। ठीक। तो अब 7 क्रिस्टल सिस्टम, मतलब ये जो क्रिस्टल है ना आपके, यानी कि यूनिट सेल जो आपके हैं। अब देखिए इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, मैं क्रिस्टल बोल रहा हूँ, कभी लैटिस बोल रहा हूँ, और कभी यूनिट सेल बोल रहा हूँ। देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, ये दोनों तो एक है, लैटिस क्रिस्टल दोनों एक ही चीज़ है, या आप लैटिस बोलो या तो क्रिस्टल बोलो, बात एक ही है। यूनिट सेल क्या है, अब देखिए यूनिट सेल क्या है ना, यूनिट सेल के रिपीटेशन के बाद ही आपका लैटिस बनता है, ये तो पता है ना। छोटे छोटे यूनिट सेल होंगे, ये आपस में रिपीट करेंगे तो क्या बनेगा, लैटिस, या फिर आपको बोल सकते हो क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। अब अगर मैं बात बताऊं आपको, जो ये यूनिट सेल आपके हैं ना, तो ये यूनिट सेल कितने तरीके के होते हैं, यही देखना है। तो ये होते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। जो ये यूनिट सेल हैं ये 7 तरीके के होंगे, 7 तरीके के। देखना किस तरीके से, हालांकि उन 7 के अंडर भी इस तरीके से आ जाएंगे आपके, जैसे यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, और एंड सेंटर्ड है, तो इस तरीके से आपके टोटल 14 बन जाते हैं। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए, अगर आप किसी भी सेल है, जैसे यूनिट सेल है ना, इसके अगर सेल पैरामीटर के आधार पर अगर देखोगे तो टोटल कितने यूनिट सेल होने वाले हैं आपके, 7, जिसको हम 7 क्रिस्टल बोलते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम। ध्यान देना, ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है ये किसके बेसिस पे है, सेल पैरामीटर के बेसिस पे। अब बोलोगे आप सर सेल पैरामीटर क्या होता है। देखो आपने देखा होगा ना, मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था, जो ये है, ये लेंथ ब्रेथ हाइट, ये जिनको मैंने A B C करके दिखाया था। ठीक है, तो ये सेल पैरामीटर्स हैं। और दूसरी बात, जो ये यूनिट सेल के जो एजेस के लेंथ हैं, लेंथ ऑफ एजेस, इनके बीच के जो एंगल्स हैं उनको हमने जनरली अल्फा बीटा गामा करके दिखाया था। ठीक है, यही हुए फिर A B C और अल्फा बीटा गामा, यही सेल पैरामीटर्स हुए। तो इन सेल पैरामीटर्स के बेसिस पे किसी भी यूनिट सेल को हम 7 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, इसलिए हम 7 क्रिस्टल सिस्टम बोलेंगे। अब 14 की बात मैंने क्यों की, 14, देखो 7 तो ये होते हैं यूनिट सेल, लेकिन इन यूनिट सेल्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, कॉर्नर्स के साथ साथ जब फेसेस में आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस तरीके से आपके टोटल कितने बन जाते हैं, 14 बन जाते हैं। ध्यान देना, अगर सेल पैरामीटर्स के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो टोटल कितने होंगे, 7 होंगे। और जो रिमेनिंग 7 आपके बचते हैं, जो क्योंकि टोटल तो 14 होते हैं, तो बचे हुए 7 कहाँ से आते हैं, वो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर आते हैं।
क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है कभी बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा, कभी फेस सेंटर्ड हो जाएगा, है ना, कभी एंड सेंटर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके टोटल 14 हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर इनिशियली अगर देखो तो 7 ही होते हैं। अब देखो ये सब चीज़ें आपको एक टेबल के माध्यम से अगर देखोगे तो समझ में आएगा, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ इसको देख लो, ठीक है। अगर आप अगर आप सेल पैरामीटर के बेसिस पर अगर देखोगे तो टोटल आपको मिलेंगे 7 क्रिस्टल। देखो कैसे, पहला आ गया आपका क्यूबिक, फिर टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल, है ना, फिर आ गया आपका, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मोनोक्लिनिक आ गया, हेक्सागोनल आ गया, रोम्बिक आ गया और ट्राइक्लिनिक आ गया। टोटल सेल पैरामीटर के बेसिस पर आपके टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम हो गए? 7, ठीक है। 7 तो ये हुए। अब 7 में भी, इन 7 में भी देखो क्या होता है ना, अरेंजमेंट के आधार पर देखो, अगर केवल कॉर्नर्स पर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं तो तब तो आपके प्रिमिटिव हो जाएंगे ना, प्रिमिटिव, यानी कि जब केवल कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे तो ये सब प्रिमिटिव हो गए। अब प्रिमिटिव के अलावा नॉन प्रिमिटिव भी तो होते हैं, तो नॉन प्रिमिटिव में आपके क्या आएंगे? देखो सेल पैरामीटर वही चीज़ है, सेल पैरामीटर वही रहेंगे, लेकिन यहां पर आपका क्या हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो कॉर्नर के साथ साथ जैसे सेंटर में, इस तरीके से, जैसे अगर सेंटर में है बॉडी के, पूरे यूनिट सेल के सेंटर में है तो ये आपका बॉडी सेंटर्ड हो गया, ठीक है। अगर फेस अपोजिट फेसेस में है इस तरीके से, है ना, तो ये फेस सेंटर्ड हो गया। तो देखियो, देखिए यहाँ पर जो ये क्यूबिक है ना, ये क्यूबिक भी आपका कितने टाइप का में बढ़ जाता है फिर, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ठीक है। प्रिमिटिव तो सब में मौजूद होगा। जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है ना आपका, जैसे क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ये सब 7 जो क्रिस्टल सिस्टम है ना, ये तो प्रिमिटिव हो गए। और आपके प्रिमिटिव्स के अलावा जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं ना, यानी कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ सेंटर पर भी आ जाते हैं, या तो बॉडी के सेंटर में आएगा या फेसेस के सेंटर पर आएगा, ठीक है ना, तो वो नॉन प्रिमिटिव हुए। तो 14 टोटल कौन कौन हो रहे हैं? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव मिला करके टोटल कितने हो जा रहे हैं आपके यूनिट सेल? 14 हो जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, 7 कब होंगे? जब पैरामीटर, सेल पैरामीटर के बेसिस पर जब तुम क्या करोगे, सेल पैरामीटर के आधार पर जब देखोगे तो क्रिस्टल सिस्टम टोटल कितने 7 क्रिस्टल सिस्टम मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि क्रिस्टल सिस्टम में जो आपके यूनिट सेल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं ना, एक तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को मिला करके होंगे 14 आपके, ठीक है। अगर मेरी बात को आप समझ पा रहे हो तो मैं कुल मिला के ये बोल रहा हूँ आपको, क्रिस्टल सिस्टम तो कितने हुए? 7। क्रिस्टल सिस्टम टोटल कितने हुए? 7, जिसमें आपका कौन 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 से आएंगे? क्यूबिक आएगा, टेट्रागोनल आएगा, ऑर्थोरोम्बिक आएगा, मोनोक्लिनिक आएगा, हेक्सागोनल आएगा, रोम्बोहाइड्रल आएगा और ट्राइक्लिनिक आ गया। ये तो आपके टोटल कितने हो गए? 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गए, ठीक है। जिन जो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम ये हो गए, ठीक। अब जो क्यूबिक यूनिट सेल होगा ना, वो क्यूबिक यूनिट सेल कितने तरीके का होगा? 3 तरीके का होता है। एक, वैसे तो ओबियसली आप बांटोगे तो 2 तरीके से बांटोगे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव में आपका ये आ गया, ये वाला फिगर। नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन आए? बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। आ रही बात समझ में? जब मैंने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कहा था 2 तरीके से, एक प्रिमिटिव, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव ये वाला हो गया, नॉन प्रिमिटिव ये वाला हो गया, जैसे बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ठीक है, क्यूबिक के लिए ये हो गया। ऐसे ही टेट्रागोनल, जो क्रिस्टल सिस्टम में जो सेकंड टाइप है वो टेट्रागोनल है ना, तो टेट्रागोनल में भी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो प्रिमिटिव में आपका ये आ गया, ये जिसमें कॉर्नर्स में होंगे, और नॉन प्रिमिटिव में आपका बॉडी सेंटर्ड आ गया, ठीक है। अब ऑर्थोरोम्बिक में देखो, ऑर्थोरोम्बिक जो यूनिट सेल होगा वो भी 2 तरीके का होगा ना, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव में यह आ गया, नॉन प्रिमिटिव में यह आ गया तुम्हारे, समझ में आ रही बात? ऐसे ही आपका जैसे मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, और इस तरीके से ध्यान देना। तो आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा। देखो क्या करना है आपको, यूनिट सेल्स जो आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं ना, यानी कि जो यूनिट सेल है बेसिकली तो 2 आप टाइप में बांटोगे आप, एक तो प्रिमिटिव, दूसरा नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। यूनिट सेल को 2 भागों में कैटेगराइज करोगे, एक प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक। लेकिन जो क्रिस्टल सिस्टम होता है ना आपका, यानी कि जो यूनिट सेल्स होते हैं वो किस किस तरीके के हो सकते हैं? क्यूबिक फॉर्म में हो सकता है, टेट्रागोनल फॉर्म में हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, इस फॉर्म में हो सकते हैं ना, ठीक है। अगर मैंने कहा क्यूबिक फॉर्म में अगर आपका क्रिस्टल है, या फिर यूनिट सेल अगर आपका किस फॉर्म में है? क्यूबिक फॉर्म में है, तो आपका क्या होगा बताओ? जो यूनिट सेल अगर क्यूबिक फॉर्म में है तो ये क्यूबिक फॉर्म कितने टाइप का होता है? ये होता है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव में तो कॉर्नर्स पर, नॉन प्रिमिटिव में बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड आ गया, ठीक है। तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो जनरली आपको किस तरीके से कैटेगराइज करना है। ठीक है, 7 क्रिस्टल सिस्टम कितने, 7। ठीक, और अगर उन क्रिस्टल सिस्टम में से यूनिट सेल के प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिवाइड करोगे तो टोटल आपके 14 हो जाते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया होगा आपका। चलो यहाँ से देख लेते हैं। अब देखो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं ना, तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके जो इनको क्रिस्टल हैबिट्स भी बोलते हैं, है ना। जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है ना, इनको क्रिस्टल हैबिट्स भी बोलते हैं, इसका ध्यान देना। तो ये टोटल 7 हो गए आपके जो क्रिस्टल हैबिट्स हैं। कितने हैं टोटल, 7 है। आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पर ट्रिक लिख दी है। जैसे क्यूबिक है आपका तो सी से स्टार्ट होता है, टेट्रागोनल है तो ये टी से स्टार्ट होगा, ऑर्थोरोम्बिक है तो ओ से स्टार्ट होगा, मोनोक्लिनिक एम से, हेक्सागोनल एच ई, जो रोम्बोहाइड्रल है वो आर एच ओ, और जो ट्राइक्लिनिक है वो इस तरीके से। आपको इसी सीक्वेंस में याद भी रखना है। अच्छा, ट्रिक मैंने यहाँ पर लिख दी है ये सी। ठीक है, क्योंकि सी आपको यहाँ पर दिख रहा है तो सी लिख दिया, टी सी टी ओ, ओ से आपको ये ध्यान देना है उर्मिला। ठीक है, उर्मिला टाइप का कर देना है इसको आपने। ठीक, उर्मिला टाइप का कर देना है इसको। और एम फॉर मार्ता है, एच ई है, आर एच ओ रोहित, और टी आर आई से त्रिवेदी। तो आपका ये बन जाएगा सिटी उर्मिला को मारता है। ठीक है, सिटी उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी। ऐसा आपको याद रखना है इस सीक्वेंस में। ठीक है, तो आपको जनरली सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, एम फॉर मोनोक्लिनिक, ये याद रखना है। एच हेक्सागोनल, रोम्बोहाइड्रल और ट्राइक्लिनिक, इस सीक्वेंस में याद रखना है इनको। और इनका पहला पहला वर्ड अगर निकालोगे तो सिटी उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी, इस तरीके से आप इसको सीक्वेंस में याद कर लोगे। अच्छा, अगर सेल पैरामीटर्स की अगर बात करें, एक्सियल लेंथ, देखो यहाँ पर मैंने बता दिया है। ए कौन है, देखो ये वाली डिस्टेंस, बी कौन है ये वाली, सी कौन है ये हाइट। ठीक है, तो ये हुई है सेल पैरामीटर, है ना। और अल्फा बीटा गामा की अगर बात करें तो बी और सी के बीच एंगल अल्फा, है ना, ए और सी के बीच बीटा, और इन दोनों के बीच गामा। ठीक है, तो ये सेल पैरामीटर है, तो इनके बीच भी रिलेशन होता है। ठीक, तो आपको ध्यान जनरली क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जो क्यूबिक है, क्यूबिक में आपका ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, है ना। एक्सियल लेंथ में आपको ऐसा रख देना है। और लास्ट वाले में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इतना समझ में आ गया ना। पहले वाले को आपने ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी रखना है, और लास्ट वाले को क्या करना है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इस तरीके से लिखना है। फिर इसी ट्रिक की बेस पर याद रख रहे होगे आप। तो ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, यानी कि सेकंड में आओगे तो सी वाले को नॉट इक्वल टू कर दोगे, तीसरे वाले में आओगे तो सबको नॉट इक्वल टू कर दोगे, यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक, अब जस्ट इसको यहाँ पर उतार देना है, इसको यहाँ पर उतार देना है, और इसको यहाँ पर उतार देना है। तो ये वाले रिलेशन तो आपको ऐसे ट्रिक से याद रखना है। ठीक है, या फिर इस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे दो पेरेंट्स हैं आपके, जैसे पेरेंट्स हैं तो आपका क्या है कि इनके 7 बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं इनके, 7 हैं। तो पहला बच्चा और एक लास्ट बच्चा, देखो क्या होगा ना, पहला बच्चा जो होता है वो थोड़ा सा समझदार होगा, और जो लास्ट है, क्योंकि मम्मी पापा के ये क्या होता है, बहुत क्लोज होता है जो सबसे छोटा बच्चा होता है, तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होगा और ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सुधरा हुआ होगा। इस तरीके से खाली ट्रिक ही बेस पर आपको याद रखना है। तो अगर सुधरा हुआ है तो यानी कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अगर सबसे छोटा वाला ज़्यादा मुँह लगा दिया इसको तो ये ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक, इस तरीके से आपको इसको ध्यान देना है। अच्छा, दूसरी बात, जो दूसरा बच्चा होगा थोड़ा सा बिगड़ा होगा, हल्का सा, है ना। तीसरा बच्चा ज़्यादा बिगड़ा होगा, कुछ इस तरीके से आप याद रख लेना। फिर तो यहाँ से आपको सीक्वेंस वाइज कुछ इस तरीके से कर देना है। तो ये आपका एक्सियल लेंथ याद रख लोगे इस तरीके से। अच्छा, सेकंड में है एक्सियल एंगल्स। एक्सियल एंगल्स में क्या होगा, स्टार्टिंग में क्योंकि पहला बच्चा आइडियल है ना, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा सब आपस में बराबर, और दिस इज इक्वल टू 90। और लास्ट वाले को देखोगे यहाँ पर, लास्ट वाले को इसमें कोई भी इक्वल नहीं है। ठीक है, वही। और सेकंड वाले में देखो, ऐसा देखो, बी अल्फ़ा बीटा, देखो 3, यहाँ पर तो आपको 3 बार ऐसे ही लिख देना है, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 90, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 90, ये भी इक्वल टू 90। ठीक है, पहला समझ में आ गया ना। पहला आपको क्या करना है, पहले आपको करना है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, और लास्ट वाला जो बच्चा है वो बिगड़ा हुआ है तो उसके लिए अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा लिखना है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करोगे आप, सेकंड स्टेप में क्या करोगे, अल्फ़ा बीटा गामा 90, अल्फ़ा बीटा गामा 90,
ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग के तीन जो है एक जैसे होंगे, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, फिर ये जैसा समझ लो, क्योंकि आप माता पिता और बच्चों के बारे में, बेटे के बारे में ही बात कर रहे हो ना, 7 बेटे हैं इसके, तो बेटे के बारे में बात कर रहे हो। तो क्या होता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो क्या होता है, माँ बाप से अलग हो जाता है ना। ये जैसे पेरेंट्स हैं, इनका बेटा है तो बेटा अलग हो जाता है। तो आप यही यहाँ पर करोगे, अल्फा और गामा, जैसे अल्फा को माता, बीटा गामा को आप माता जैसा समझ लो, मम्मी जैसा। तो ये दोनों साथ रहेंगे, बेटा अलग हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये दोनों तो वही रहे, मम्मी पापा तो वही रहे, लेकिन बेटा जो है अलग हो गया। ठीक, अब जैसे ही बेटा अलग हुआ तो बुरा किसको लगेगा, मम्मी को ज़्यादा बुरा लगेगा इवेंचुअली, ऐसा 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 समझ लो। तो जैसे मम्मी को बुरा लगा तो मम्मी का पारा गर्म हो गया, दैट इज़ थोड़ा सा गुस्सा आ गया मम्मी को। तो क्या होगा, उनका बीपी हो जाएगा हाई। ठीक है, बीपी हो जाएगा हाई गुस्सा होने के बाद। तो इससे इसको कैसे रिलेट करोगे, जैसे मम्मी गुस्सा हुई तो बेटा जो अलग हुआ था बेटा वापस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो मम्मी है उसका गुस्सा हाइपर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मम्मी का जो गुस्सा है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर ध्यान देना, ब्लड प्रेशर जब भी ज़्यादा होता है ना तो 120 हो जाता है, 120 से के इक्वल या 120 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर अगर हो गया ना तो हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता हूँ। तो यहाँ पर जैसे अल्फ़ा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री, लेकिन जो मम्मी है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो गया, गामा इक्वल टू 120। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर जो माँ है इनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो क्या होगा, सब इक्वल हो जाएंगे। अब मम्मी भी पापा भी और बेटा भी सब इक्वल हो जाएंगे, लेकिन इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो पहले जैसी नहीं रह जाएगी, क्योंकि एक बार अगर झगड़ा हो गया तो क्या होगा, पहले जैसा रिलेशन नहीं रह जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल तो हो गए, साथ में तो आ गए, लेकिन दिस नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके का जैसा ट्रिक लगा करके आप अपने तरीके से भी ट्रिक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अल्टीमेटली इनको याद रखना है और इसी क्रम में याद रखना है। ठीक है, इसी क्रम में याद रखोगे तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक, सिटी उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी इस तरीके से, और इनको फिर एक माता पिता के 7 बच्चे हैं, तो पहला बच्चा थोड़ा सा अच्छा होगा, लास्ट बच्चा थोड़ा सा सिर में चढ़ाया होगा उसको, तो क्या होगा, थोड़ा बिगड़ा हुआ होगा, तो ए नोट। तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये ट्रिक लगा करके इसको याद रख लेना, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसका ध्यान देना। ये जो क्रिस्टल सिस्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना। इसके अलावा इसके बेसिस पे तुम आगे को फिर समझ भी पाओगे। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पर बना दिया है कि सेल पैरामीटर्स क्या चीज़ होते हैं, तो यहाँ पर मैंने बना दिया है, यहाँ से आप समझ लेंगे। ठीक है, तो आप, ठीक है, तो यूनिट सेल्स के बारे में समझ गए ना। यूनिट सेल कितने तरीके के, 2 तरीके के, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिट सेल के कॉर्नर पर। नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, कॉर्नर्स के साथ साथ फेसेस में भी होंगे। ठीक है, तो ये नॉन प्रिमिटिव में। अब अगर 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो ये जो यूनिट सेल होगा ना, ये कैसा होगा, है ना, ये भी तो डिपेंड करेगा। हालांकि यूनिट सेल तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के हिसाब से अगर देखो तो 2 तरीके के हुए, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। लेकिन अगर आप इस यूनिट सेल को देखना चाहते हो कि ये किस तरीके का बनता है, क्यूबिक जैसा बनता है, टेट्रागोनल जैसा बनता है, ये किस तरीके का बनता है, ये चेक करने के लिए आप यूनिट सेल को डिवाइड करते हो क्रिस्टल सिस्टम में, जिसको बोलते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। इसमें आपका क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, नहीं टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इस तरीके से आप 7 क्रिस्टल सिस्टम बनाते हो। ठीक है, इन्हीं 7 क्रिस्टल सिस्टम में ही समाहित होते हैं आपके प्रिमिटिव भी और नॉन प्रिमिटिव में। ठीक है, इन्हीं 7 क्रिस्टल सिस्टम में कौन समाहित होता है, प्रिमिटिव भी और नॉन प्रिमिटिव भी। तभी तो आप प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों को ऐड करते हो तो टोटल कितने आने चाहिए, 14। तो ध्यान देना, यूनिट सेल्स टोटल कितने होते हैं आपके, 14 होते हैं, क्योंकि यूनिट सेल प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव ना, टोटल कितने हुए, 14। ठीक, लेकिन जो 7 होते हैं ना, यूनिट सेल्स दिखता किस तरीके का है, इस हिसाब से अगर देखोगे तो आपके टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने बनते हैं, 7, जिनको हम 7 क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम ही प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिवाइड होकर के टोटल कितने बन जाते हैं, 14 बन जाते हैं। इसका ध्यान देना। ठीक है, इसके लिए फिर यहाँ पर मैंने टेबल भी बना रखी है, अच्छे से समझा रखा है। अच्छा, जो नॉन प्रिमिटिव है ना, वो कितने तरीके के होते हैं, कहा मैंने, सिंपल, है ना, सिंपल बोले तो जिसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं। टाइप्स ऑफ क्यूबिक सेल्स के बारे में जनरली हमने बता रखा है यहाँ पर। जो क्यूबिक सेल्स होते हैं वो 2 तरीके के 3 तरीके के होते हैं।
क्यूबिक जो यूनिट सेल है वो तीन तरीके के होते हैं, सिंपल या फिर प्रिमिटिव, दूसरा हो जाएगा आपका बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा हो जाएगा आपका फेस सेंटर्ड। ठीक है, वैसे तो यूनिट सेल दो तरीके के, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो ये आ गया आपका प्रिमिटिव में, और बचे हुए जो दो हैं बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ये नॉन प्रिमिटिव में आएंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आना चाहिए आपको। फिर बाकी मैंने ये टोटल 14 जो लैटिस हैं वो बना दिए हैं, जिनको हम ब्रेविस लैटिसेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये सबको क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस से बोलते हैं। ब्रेविस लैटिस क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनको डिज़ाइन करने का काम जो किया था ना, वो सबसे पहले किया था आपका ब्रेविस ने। ये एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। तो इन्हीं के नाम से ये ब्रेविस लैटिसेस पड़े हैं इनका नाम। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ठीक है, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ही इनको सबसे पहले डिज़ाइन किया, इसीलिए उन्हीं के सम्मान में इनका नाम ब्रेविस लैटिस रख दिया है। ठीक है, बाकी टेंशन मत लीजिए, जैसे क्लास स्टार्ट होगी, हमारी क्लास रेगुलर कंटिन्यू होगी, तो क्लास में एक बार फिर से मैं इनको समझा दूंगा आपको।